Assalamu alaikum. So let's start with next chapter, which is oscillation. This is chapter one of part two from paper A, Kaleem Akhtar book, along with FSC chapter 7. So basically, we will have an introduction on oscillation, what type of oscillation we can look around, for example, simple harmonic motion, and what are the examples for simple harmonic motion जो कि हम पढ़ते हैं जैसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम है एंड देन वी हैव अ सिंपल पेंडुलम। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हम ये पढ़ते क्यों हैं, व्हाई वी डू दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। सिंपल है कि साइंस में हम वो चीज़ कर रहे होते हैं जिसका कोई ना कोई लिंक होता है। तो ये स्प्रिंग जो है, ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम, ये बेसिकली किस चीज़ का मॉडल है या ये क्यों हम पढ़ते हैं। तो हम अगर एक एटम की बात करें तो एटम के अंदर जो एक सॉलिड के अंदर एक एटम जो है वो रेस्ट पे नहीं होता। अगर एक सॉलिड की बात करें, स्टेट ऑफ मैटर, तो उसके अंदर जो एटम है वो रेस्ट पे नहीं है बल्कि वो ऑसिलेट कर रहा होता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, एंड दैट ऑसिलेशन इज कनेक्टेड विद अदर एटम्स एज वेल। सो इसको हम मॉडल यहाँ पे करते हैं क्योंकि एटम्स को माइक्रो लेवल पे इतना स्टडी करना आसान नहीं है, क्लासिकली स्पेशली। तो इसको हम मॉडल करते हैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम में। ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो जो फॉर्मूलाज या मैथमेटिक्स यहाँ पे हम डेवलप करेंगे, फॉर एग्जांपल हुक्स लॉ, तो ये हुक्स लॉ आपका एटम के लिए भी अप्लाई होगा। अगर आपको याद हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप डिराइव करते हैं मोनो एटॉमिक एंड डायटोमिक लीनियर लेटर्स के लिए डिस्पर्शन रिलेशन, तो उसमें यही रिलेशन यूज होता है। उसमें आप बाद बुक्स में से यू कहा जाता है, लेकिन मकसद यही है कि आप वहाँ पे हुक्सला लगा रहे हैं। अब हुक्सला तो बेसिकली मैथ स्प्रिंग सिस्टम पे अप्लाई होता है। तो एटम पे क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एटम भी ऑसिलेट कर रहा है जस्ट लाइक मैथ स्प्रिंग सिस्टम। मैथ स्प्रिंग सिस्टम हमारे सामने मौजूद है, हम इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। तो जो कि वैसे हमारे लिए एटम के साथ थोड़ा मुश्किल है। सो लिहाजा दिस इज मॉडल हेल्प्स अस इन डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एटम। ओके, सो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। Simple harmonic motion is a type of oscillation which follow this relation, that acceleration is directly proportional to the displacement and it is always directed towards the mean position। कि अगर एक mass spring system की बात करें और ये अगर उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये मीन पोजीशंस हैं, ए प्राइम ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम कर लें, ये मीन पोजीशन है, तो ये अपने इन एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ऑसिलेट कर सकता है। तो अगर वो पोजीशन लेट्स सपोज यहाँ पे है तो उसकी वापसी जो है वो मीन पोजीशन की तरफ ही है। सो दैट इज गिवन बाय दिस नेगेटिव साइन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो इक्वेशन या जो भी मोशन इस इक्वेशन को फॉलो करती है, जिस भी मोशन का फाइनल रिजल्ट की इक्वेशन बनती है, उसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। और यही किया जाता है मैथ स्प्रिंग सिस्टम या बाकी रिलेशन में कि ये रिलेशन हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन वहाँ पे वेरीफाई होता है या नहीं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि ये वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, ये इधर एक्सट्रीम पे होगा, फिर ये वापस मीन की तरफ जाएगा। तो ये क्यों जाएगा, ये बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली स्प्रिंग में वो मौजूद फोर्स होगी जो कि उसे अपनी असल हालत में बरकरार या वापस जाने के लिए परसिस्ट करती है। इसी तरह अगर आप सिंपल पेंडुलम की बात करें तो इसको आपने पुल किया और यहाँ पे ले आया एक्सट्रीम पोजीशन पे,
जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा। अब वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसे वापस लाने की वजह बनेगी। इनफैक्ट जब एफएससी में आप इसको डिराइव करते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं कि आप कहते हैं कि ये एम जी कोस थीटा है और ये एम जी साइन थीटा कंपोनेंट है, ये उसका वेट एम जी डाउन साइड है। तो जो फोर्स इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है वो है ड्यू टू माइनस एम जी साइन थीटा, और एफ इज इक्वल टू होता है, आपको पता है, एम ए, और ये माइनस एम जी। अब क्योंकि हमें सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन किया है कि वो पेंडुलम जो बिल्कुल स्मॉल एंगल पे ऑसिलेट कर रहा हो, क्योंकि अगर एंगल बढ़ा देंगे खास हद से ज़्यादा तो वो सिंपल पेंडुलम नहीं रहेगा। तो और साइन थीटा और थीटा बराबर होते हैं। जस्ट डेरिवेशन आपको ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट एक क्विक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और थीटा अगर आप इसको यहाँ से इसको लेंथ कह दें और इसको डिस्टेंस एक्स कह दें तो थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल। तो ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। तो अगर आप इसको ये कांस्टेंट है तो यहाँ से ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्रूव हो रहा है, जिसमें ये फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम प्रूव करते हैं, और हम ये चीज़ क्यों करते हैं, इसी वजह से देखने के लिए कि क्या सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कि नहीं। सो दिस इज अ प्रूफ दैट सिंपल पेंडुलम इज डूइंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें जस्ट ये कि अगर इसी को हम कैरी आउट करें कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जी ओवर एल निकल आएगी, और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ के, तो जी ओवर एल, तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई जी ओवर एल हो जाएगा। और अगर टाइम पीरियड आपको पता है फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है तो t इज इक्वल टू पाई एल होगा जी। दीज आर द बेसिक formulas which will be used in numericals. This is another thing which can be helpful for you. So ये बेसिकली सिंपल पेंडुलम के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हमने पहले ये देखा कि वो सिंपल पेंडुलम ये करता भी है कि नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो करता है क्योंकि इक्वेशन वेरीफाई हो रही है, और उसके बाद फिर हमने उसको फॉर्मूलाज की शक्ल में देखा। ओके, नेक्स्ट हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम को देख लेते हैं डिटेल में। इसी तरह हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव कर सकते हैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए, कि आपको पता है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम में हम हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं, और F इज इक्वल टू एम ए है बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये जब ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस के ओवर एम एक्स, अगेन ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्रूव कर सकते हैं, विच शोज कि इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये क्या है, जैसे कि पहले डिस्कशन हुई, ये ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये सर्कुलर मोशन से आता है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी के ओवर एम। सिमिलरली जैसे कि हमने ये यहाँ पे किया, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 1/2 पाई के ओवर एम, एंड टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 2 पाई एम ओवर के। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेंगे। अब इसमें जो मज़ीद फार्मूलाज मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं वो हैं स्पीड v, जो कि हम डेरिवेशन में नहीं जाते क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो फॉर्मूला है सिंपली वो है v इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा वेयर ओमेगा इज इक्वल टू k over m as discussed, and that is xm square minus x square, where xm is basically the extreme, कि मैक्सिमम आप उसे कहाँ तक पुश करके लेके गए हैं फॉर अ स्पेशल सिनेरियो, और x वो कहाँ पे है खास वक्त में। लेट्स एक्स एम 5 है और आप जब ये स्टडी कर रहे हैं तो वो 2 पे है, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एंड जो भी उस सिस्टम की कांस्टेंट है ओमेगा वो यहाँ पे आप दर्ज कर देंगे। और इसी से अगर आप पोजीशन डिफाइन करें, यानी v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी है, उसको इंटीग्रेट कर लें या जैसे वैसे ग्राफिकली कर लें, सो दैट इज कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। सो आपके पास एमसीक्यूज के लिए इस तरह के सिनेरियो दिया जा सकता है कि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, x इज इक्वल टू 10 कोस 10t प्लस 30, और पूछा जाए कि बताएं एम्पलीट्यूड क्या है, दिस इज एम्पलीट्यूड।
या मैक्सिमम जो है, इससे ओमेगा को इससे कंपेयर करके आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। दिस इज द फेज डिफरेंस। अच्छा, एक और डिस्कशन हो सकती है कि दो आपके पास एक्स इज इक्वल टू एम एक्स एम कोस, कोई भी इसमें हो सकता है, और एक है एक्स इज इक्वल टू एक्स एम साइन। तो पूछा जा सकता है कि दोनों वेव्स के बारे में आप क्या कहेंगे, इसे x1 कह दें, इसे x2 कह दें। तो यहाँ से हमें क्या पता, अगर ये सेम है, इसको आप ओमेगा टी लिख लें, चले फेस डिफरेंस जीरो है, इनफैक्ट जीरो नहीं है, जीरो वही तो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। सो मतलब कुछ भी लिख लें, ये लिख लें, इसे भी ये लिख लें, क्योंकि सेम है। अब दोनों में फ़र्क सिर्फ क्या है, कोस और साइन का। तो आपको पता है कि ओमेगा टी प्लस फाइव कोस फाइव जो है साइन में कब कन्वर्ट होता है, कोस 90 प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव। ठीक है, सो यहाँ से फिर आप उसे कोस और साइन के जरिए रिलेट कर सकते हैं। तो व्हाट डज इट शोज कि इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह फ्रीक्वेंसीज वगैरह, यानी ये बुक के लिहाज से अगर हम देखें, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देन देयर इज अ डिस्कशन अबाउट एनर्जीज फॉर अ मास स्प्रिंग सिस्टम। तो आपको पता है कि एक हमारे पास डिस्कशन टोटल एनर्जी की होती है, जो कि इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्केयर, और वी का फॉर्मूला भी हमने देखा कि ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, दैट विल बी हाफ एम, देन ओमेगा ओमेगा स्केयर दैट विल बी के ओवर एम, क्योंकि ओमेगा जो है आपके पास के ओवर एम है, ये से कट गया, एंड दैट विल बी एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर, सो दैट विल बी हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहे मजीद कर सकते हैं। इस तरह आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट विल बी सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो आप जब सॉल्व करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी हाफ के एक्स स्केयर। इन दोनों को जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्केयर। तो ये टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, जिसमें से अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर आप निकालें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब आप सेंटर पे होंगे। तो उस केस में ये जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो मैक्स है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स कब होगी, जो आप एम्पलीट्यूड पे होंगे, मैक्सिमम पे होंगे। तो सबका सेम आता है, विच शोज के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फुलफिल होता है। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स, जो कि हम यूजुअली नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पे कलीम अख्तर की बुक के लिहाज से इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट इज टॉर्शनल ऑसिलेटर। टॉर्शनल ऑसिलेटर, जैसे कि ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, इसे आप टॉर्शनल पेंडुलम भी कह सकते हैं। इट्स बेसिकली used to study angular motion, angular acceleration. So we will not discuss about force here, but we will discuss about torque here. और उसका ताल्लुक जो हम x के साथ नहीं देखेंगे, बल्कि x के साथ नहीं देखेंगे, बल्कि थीटा के साथ देखेंगे, विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक टॉर्शनल ऑसिलेटर जो है एक डिस्क है, बेसिकली इट्स नॉट अ बॉब बट अ डिस्क, और उसे एक फिक्स पोर्ट के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है बाय थिन टॉर्शन वायर, और इसी वजह से इसको टॉर्शनल ऑसिलेटर या टॉर्शनल पेंडुलम कहते हैं। और उसको ट्विस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती है। बाकी इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगेन विच वी डोंट नीड टू गो टू द डेप्थ। व्हाट वी नीड इज बेसिकली फॉर्मूलाज विच कैन बी अप्लाइड। सो आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है एक सिंपल पेंडुलम के लिए, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। अब यहाँ पे वो बदल जाएगा, यहाँ पे के की जगह कैपा है, और एम की जगह आपको पता है सर्कुलर मोशन में आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज एन एनालॉगस ऑफ मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। सो जो एनालॉगस है वो इसमें आ जाएंगे और उसको कवर कर लेंगे। इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी का बनाना चाहें तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा।
अगर आप इसका रिलेशन देखेंगे तो दैट विल बी एक्सेलरेशन इज माइनस थीटा और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो जस्ट जो एनालॉगस है ये अल्फा आ जाएगा, सॉरी simple pendulum we have discussed it before, so we don't need to go to the depth. ओके इसमें सिंपल पेंडुलम के साथ एक डिस्कशन है, दैट इज सेकंड पेंडुलम। So what is second pendulum? Second pendulum is basically a special type of pendulum जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी 1/2 0.5 हर्ट्ज के हर एक सेकंड में आधी इसकी ऑसिलेशन होगी और 2 सेकंड लगेंगे इसको टाइम पीरियड में। तो अगर आपको कोई ऐसी घड़ी चाहिए या कोई एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें आपको 2 सेकंड्स में उसका एक पूरा चक्कर कंप्लीट करवाना है, यानी 1 सेकंड में एक साइड पे और 1 सेकंड में दूसरी साइड पे, तो आप वहां पे सेकंड पेंडुलम यूज कर सकते हैं। ओके सो दिस इज बेसिकली हियर, इसके ऊपर तस्वीर आई हुई थी, मैं इसे दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ कि इसे सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है और इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है। सो इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। Okay, then there is a discussion on physical pendulum. Physical pendulum is basically, you can think of a most general pendulum in which you can consider any rigid body which is moving around a pivot. So इसमें आप उसी तरह टा डिफाइन करके equation of motion देख सकते हैं। You just need to do similar stuff. इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई मैथ की जगह I और k, where k is equal to mgd. M is the mass of rigid body, g is gravitational constant and d is the distance. So it will be in a most general way. यहाँ से आप moment of inertia define कर सकते हैं और यहाँ से आप सिंपल पेंडुलम भी डिराइव कर सकते हैं। देखिए t is equal to 2 पाई। अब अगर हम बात करें एक सिंपल पेंडुलम की, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आपका ml स्क्वायर होगा, सिंपली mx स्क्वायर वे l इज अ लेंथ, और k जो है mg d स्क्वायर जिसको आप l लिख लें, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो दैट विल बी l ओवर g विद दिस 2 पाई। ठीक है, सो मकसद कि आप जो हमने कहा कि ये एक जनरल डेफिनेशन है फिजिकल पेंडुलम की, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन देयर इज अ डिस्कशन ऑन सर्कुलर मोशन, जिसके लिए जस्ट हम ऑलरेडी इक्वेशंस कर चुके हैं कि x को आप कैसे x नॉट कोस ओमेगा टी प्लस फाइव की फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ से वेलोसिटी के फॉर्मूला वी ऑलरेडी डिड दैट। सो आपको इस भी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूलाज चाहिए जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड दैट इज इनफ। ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली डैम्पिंग। व्हाट इज डैम्पिंग या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर? दिस इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल ऑसिलेटर। आपके जो रियल ऑसिलेटर्स हैं वो कुछ इस तरह काम करते हैं कि यू हैव इनिशियल ऑसिलेशन और वक्त के साथ वो डाई आउट होती जाएगी, कि आपकी जो वो मीन पोजीशन के एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ से ऑसिलेशन है वो ता क़यामत नहीं चलेगी, बल्कि वो कुछ वक्त के बाद डाई आउट हो जाएगी। और वो क्यों होगी? वो डैम्पिंग की वजह से होगी। डैम्पिंग क्या है? डैम्पिंग बेसिकली रेजिस्टेंस है। हम जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम करंट की बात कर रहे होते हैं। जब हम रिएक्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हम अगेन करंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एसी करंट की बात कर रहे हैं। जब हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इस फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एयर की तरफ से वो इफेक्ट है तो उसको हम एयर रेजिस्टेंस कह देते हैं, जिसे ड्रैग फोर्स के साथ हम पढ़ते हैं। सो ये सब सेम चीज के नाम है। मुजाहमत, जब मुजाहमत की शक्ल बदलेगी, आपकी स्टडी फील्ड बदलेगी, तो उसका नाम बदल जाएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये भी मुजाहमत है। मुजाहमत किस चीज़ की वजह से? आपके पास आइडियल मैस स्प्रिंग सिस्टम नहीं है, आपके पास आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं है।
सो जब वो आइडियल नहीं है तो आपको फिर डैम्पिंग का सामना करना पड़ेगा। तो डैम्पिंग जो फोर्स है that is given by minus bv, where v is the speed and b is the damping constant। तो आपकी जो टोटल फोर्स होगी उस ये जो भी आपकी फोर्स है, फॉर एग्जांपल ये सिंपल आपका हुक्स लॉ है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगी। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो डैट विल बी एफ के प्लस एफ टी टोटल फोर्स। तो यहाँ से अगेन आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, यहाँ से आपने फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं अगेन, जो कि आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपसे वो रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको डैम्पिंग की अंडरस्टैंडिंग हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Okay, then there is a definition of critical damping. The condition when mean lifetime of damped oscillation has its smallest value is called critical damping। यानी ये मिनिमम डैम्पिंग है जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इट्स लाइक लीस्ट काउंट, इट हैज़ टू बी देयर। इसको कम किया जा सकता है टेक्नोलॉजी बेहतर करके, टेक्निक्स बेहतर करके, लेकिन इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा माइनस वन। ओमेगा माइनस वन से मुराद है कि इट इज़ इक्वल टू एम ओवर के। सो दिस इज़ क्रिटिकल डैम्पिंग, जो कि आप जब डिज़ाइन करते हैं तो इसको आपको कंसीडर करना पड़ता है और इसको लेके चलना पड़ता है। अच्छा, आपने कभी इन फिगर्स को देखा है पहले? These figures are known as Lissajous figures। और Lissajous figures जब आप एक कॉम्प्लेक्स मोशन को स्टडी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मोशन है जिसमें डैम्पिंग है, आप उसको फोर्स ऑसिलेशन में भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे लिसैजियस फिगर्स को आप स्टडी कर सकते हैं। लिसैजियस फिगर्स को आप सीआरओ की मदद से विजुलाइज कर सकते हैं या किसी भी ऐसे ऑप्टिकल सोर्स के जरिए। सो आपके पास जो इक्वेशन है जो कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, x इज इक्वल टू ए कोस ए टी प्लस 5, जो बुक में लिखा हुआ है ओमेगा टी आप लिख सकते हैं, एंड y इज इक्वल टू बी कोस बी टी। तो जब इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, इन इक्वेशन की मोशन को पढ़ा जाता है, तो दैट इज टर्म्ड एज लिसैजियस फिगर्स। लिसैजियस फिगर्स की शेप कैसी होगी, जैसे अभी आपको दिखाई तो काफ़ी शेप्स हैं, वो डिपेंड करेगी इस कांस्टेंट पे, इनकी रेशियो पे, विच इज़ ए ओवर बी। फॉर एग्जांपल अगर ए और बी की वैल्यू 1 है तो आपके पास जो शेप बनेगी तो दैट विल बी एन एलिप्स। सो दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन टर्म्स ऑफ लिसैजियस फिगर्स। इसके बाद आप स्पेशल केसेस में जा सकते हैं कि ए और बी को सेम कर सकते हैं, एंगल 90 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो उस बेस पे आपके पास फिर पैराबोला, तो आप जब ये रीडिंग करेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी बुक से कि पैराबोला कब बनेगा, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स शेप्स जो हैं वो कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये आइडिया हो कि फिगर्स से मुराद क्या है और हम इसको किस तरह इमेजिन कर सकते हैं, एंड दैट विल कंक्लूड योर चैप्टर।